साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 का जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। और इस मॉडल पेपर की जो अवधि है वो 2.5 घंटे है और पूर्णांक जो है वो 80 नंबर है। यानी बोर्ड परीक्षा में जो आपका पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आएगा। यहाँ सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उनको सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न जो है 1 से 8 तक होंगे। तो चलो पहला प्रश्न जो है हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है। तो पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं। देखो ईंधन क्या होता है हमें पता है, जैसे लकड़ी कोयला ये सब हमारे क्या है, ईंधन है। और जब इसका हम दहन करते हैं, क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। लेकिन ये गैस इतनी विषैली नहीं होती है। लेकिन जब ईंधन का हम अपूर्ण दहन करते हैं, कैसा दहन करते हैं, अपूर्ण दहन करते हैं, तो एक विषैली गैस निकलती है जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जिसका सूत्र क्या है, CO है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO। ठीक है, तो ये विषैली गैस कौन सी हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन द जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न 2 है, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है। तो देखो घरों में जो है हमारे घर पर गैस की टंकियाँ आती है और गैस की टंकियों में कौन सी गैस भरी होती है, LPG गैस भरी होती है, जो कि एक प्रकार का हमारा द्रव ईंधन है। ठीक है, इस गैस को क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं जिससे वो द्रव के रूप में बदल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, LPG कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। प्रश्न 3 है, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे। तो ऑप्शन अ है कागज का पुनः उपयोग, ब है कागज का पुनः चक्रण, स है कागज की बचत करना और द है उपयुक्त सभी। यानी कि यहाँ पर हमें ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे क्या है, सही है। इसलिए द ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 4 है, आवृत्ति का मात्रक बताइए। तो देखो सेकंड जो है वो आपका समय का मात्रक है, किसका मात्रक है, समय का। मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है और हर्ट्ज जो है वो हमारा आवृत्ति का मात्रक है, किसका मात्रक है, आवृत्ति का। ये सारे आपको याद रखने हैं, क्या पता इसमें से कोई प्रश्न आपको पूछ ले। और न्यूटन जो है वो आपके बल का मात्रक है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन स हो जाएगा। अब प्रश्न 5 है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे। यानी जहां लोग रहते हैं वहां ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने दोस्त को क्या सुझाव दे सकते हो। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, ब है औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना और स है वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, द उपयुक्त सभी। प्रश्न 6 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो देखो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विद्युत का सुचालक और एक होता है विद्युत का कुचालक। इसे हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। सुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ है जो विद्युत का चालन करते हैं। तो ऐसे कौन से पदार्थ है, तो देखो एक तो हमारा हो गया तांबा, तांबे में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, फिर लोहा, लोहे में भी विद्युत का चालन होता है। चांदी, चांदी में भी विद्युत का चालन होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में भी क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। यानी जितनी भी धातुएं हैं उन सभी में लगभग विद्युत का चालन होता है। जबकि कुचालक ऐसे पदार्थ है जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो कुचालक पदार्थों में हम कह सकते हैं लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी हमारे क्या है, कुचालक पदार्थ है। तो यहाँ पर हमें बताना है जो विद्युत का सुचालक नहीं है, सॉरी विद्युत का चालक है वो बताना है। तो देखो रबड़ विद्युत का चालक नहीं है, लकड़ी विद्युत का चालक नहीं है और प्लास्टिक भी विद्युत का चालक नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। प्रश्न 7 है, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है। यानी यहाँ विद्युत लेपन जो करते हैं इन सभी पर वो हम क्यों करते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्रोमियम चमकदार होती है, यानी जब इन पर हम क्रोमियम की परत चढ़ाएंगे तो ये हमें चमकीले दिखाई देंगे, अतः ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है यह संसारित नहीं होती, यानी इन पर जंग नहीं लगती है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया। यह खरोंचा
खरोचों का प्रतिरोध करती है, यानी इन पर आसानी से खरोच नहीं लगती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो गया, यानी सभी ऑप्शन सही है, इसलिए द हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 है, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो देखो, फूले हुए गुब्बारे से हम आवेशित कर सकते हैं घर्षण द्वारा, ऊनी स्वेटर को घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं, प्लास्टिक की स्केल को भी हम आसानी से घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं, लेकिन तांबे की वस्तु जो है इसको घर्षण द्वारा हम आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा स। अब अति लघुरात्मक प्रश्न है जो 9 से 12 तक है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो प्रश्न 9 है, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं मोट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र और रहट। इनमें से कुछ सिंचाई के पारंपरिक स्रोत है और कुछ जो है वो आधुनिक स्रोत है, और आपके पेपर में ऐसे सारणी भी बनी हुई आ सकती है। तो इनमें जो है हमें ये उत्तर लिखने हैं। तो हम जानते हैं कि भाई पारंपरिक साधन जो है वो मोट है, ढेकली और रहट है, जबकि जो आधुनिक सिंचाई के संसाधन है वो है ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसी में से इन दोनों में अलग अलग करके लिखी है। ठीक है, अब प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे। तो इसका उत्तर है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में हम कवक या जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है या उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या है, कवक और जीवाणु से जो है हम प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण करते हैं। प्रश्न 11 है, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछा जाए। तो देखो, एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, या आप परीक्षा में द्रवित पेट्रोलियम गैस भी लिख सकते हो। ये दोनों नाम एक ही है। ठीक है, फिर अगला है सीएनजी। सीएनजी को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में इसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न 12 है, खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है, खिलाड़ी कीलदार जूते का उपयोग करते हैं क्योंकि ऐसा करने से जूतों तथा जमीन के बीच घर्षण बढ़ जाता है, अतः खिलाड़ी को दौड़ने में क्या होती है, आसानी होती है। तो देखो, इसको समझना, ये हमारी क्या है, जमीन है, और मान लो ये खिलाड़ी के आपके क्या है, जूते हैं। अगर ये कीलदार है तो जमीन और इन जूतों के बीच में क्या बढ़ जाएगा, घर्षण बढ़ जाएगा। तो अगर घर्षण बढ़ेगा तो वो खिलाड़ी जो है वो आसानी से दौड़ सकता है ना। और अगर ये कीलदार जूते नहीं होंगे तो घर्षण बढ़ नहीं पाएगा, जिसके कारण हो सकता है वो खिलाड़ी जो है वो फिसल जाए। बात समझ में आई। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए जो है खिलाड़ी कीलदार जूतों का उपयोग करता है। प्रश्न 13 है, मिलान कीजिए, यानी हमें एक दूसरे को मिलान करना है। तो सबसे पहले अ है रासायनिक उर्वरक। तो देखो, रासायनिक उर्वरक जो है इसके उदाहरण हैं यूरिया और सुपर फास्फेट। हो सकता है आपको ये प्रश्न पूछ ले कि नहीं, 2 रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखो। तो यहाँ आप यूरिया और सुपर फास्फेट ये लिख सकते हो। ब है कार्बनिक खाद। तो देखो, कार्बनिक खाद जो है वो पशु अपशिष्ट है, गोबर और पादप अवशेष द्वारा बनाई जाती है। फिर है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल के यहाँ उदाहरण है चावल और मक्का। फिर थ्रेसिंग क्या होती है, तो अनाज के दानों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। प्रश्न 14 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। आपको प्रश्न में नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इसका उत्तर देखो, राइजोबियम जीवाणु वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाती है, और ये कौन करता है, ये राइजोबियम जैसे जीवाणु करते हैं। तो यहाँ हमें प्रश्न पूछा गया कि भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व क्या है, वो हमें बताना है। तो राइजोबियम जीवाणु वायु में उपस्थित
जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है और मिट्टी में छोड़ देता है, जिससे मिट्टी की क्या बढ़ जाती है, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। अब प्रश्न 15 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो हमारा ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं जैसे पेट्रोल है, कोयला है ना, लकड़ी है, ये सभी सीमित है। ये सीमित है, अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि वो ख़त्म भी हो जाए, है ना। तो जीवाश्म ईंधन जितने भी है वो सभी समाप्त होने वाले संसाधन है। अगला है, कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है क्या? नहीं। तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि ये दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है जो समाप्त हो सकते हैं। ये असीमित संसाधन नहीं है, इसलिए ये कथन हमारा असत्य होगा। नेक्स्ट है, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो ये कथन हमारा सत्य है। जो कोल तार होता है जिससे पहले सड़क बनाई जाती थी, आजकल हम बिटुमेन नामक पदार्थ से सड़क में उपयोग करते हैं। तो कोल तार जो है वो विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं। अगला है, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैक्सीन आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। प्रश्न 16 है, दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखो, हम दहन और ज्वाला, इनकी पहले तो एक एक परिभाषा आप लिख सकते हो, पहला अंतर वो हो जाएगा, और दूसरे आप इनके प्रकार लिख सकते हो, तो दूसरा अंतर वो हो सकता है। तो यहाँ पर दहन का जो परिभाषा है वो है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा देता है। जबकि ज्वाला क्या है, तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वो ज्वाला का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे लकड़ी को हम जलाएंगे तो जलाने पर लकड़ी क्या होगी, वाष्पित होगी और धीरे धीरे वो कोयले में बदलेगी। तो जब तक लकड़ी वाष्पित होगी तब तक उसकी ज्वाला का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ज्वाला तो हमें दिखाई देती है, वो ज्वाला होती है। जबकि दहन में क्या होता है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें ऊष्मा देती है, जिससे हमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब यहाँ पर क्योंकि ये परिभाषा अंतर हो गई, यहाँ दो अंतर बताने हैं, तो दूसरे अंतर में हम इनके प्रकार लिख सकते हैं। तो देखो, दहन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है तीव्र दहन, फिर होता है स्वतः दहन, और तीसरा होता है विस्फोट। जबकि ज्वाला जो है, जब हम ज्वाला को जलाते हैं, तो हमने मोमबत्ती वाला चित्र देखा था, है ना। तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है अदीप्त क्षेत्र, एक होता है दीप्त क्षेत्र, और एक होता है ज्योतिहीन क्षेत्र। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। पहला है रेड डाटा पुस्तक और दूसरा है जैव विविधता। तो दोनों की परिभाषा लिखनी। अब देखो, ये रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक जो है वह पुस्तक जिसमें संकटापन्न जंतु, विलुप्त स्पीशीज के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। अगर ये परिभाषा आपको याद नहीं हो रही है तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, वही हमारी क्या होती है, रेड डाटा पुस्तक होती है। तो दोनों में से जो आपको परिभाषा अच्छी लिखे वो आप लिख सकते हो। अगला है कि भाई ये जैव विविधता क्या होती है। तो इसकी परिभाषा भी आपको लिखनी पड़ेगी कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियों को ही हम जैव विविधता कहते हैं। ये शब्द आपको मेंशन करना बहुत आवश्यक है। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ जितने भी आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो सभी कैसे हो, अलग अलग प्रजातियों को हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब प्रश्न 18 है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इनमें से ही आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा यहाँ लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली खाली जगह है, अमीबा खाली जगह द्वारा जनन करता है। तो अमीबा कौन सा जनन करता है, द्विखंडन जनन करता है, जो कि यहाँ से हमने यहाँ लिखा है। दूसरा है, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यानी जब अंडाणु प्लस शुक्राणु इन दोनों का मिलन होता है, इन दोनों का संलयन होता है, तब युग्मनज बनता है। ठीक है, तब क्या बनता है, युग्मनज। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है,
मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। जो पुत्र या पुत्री हो उनको जन्म देते हैं, ऐसे सभी जंतु को हम क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहते हैं। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा जनन खाली जगह में होता है, यानी कि हाइड्रा में होता है। ये जो मुकुलन है वो किस में होता है? हाइड्रा में होता है। प्रश्न 19 है दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। यानी आपको यहाँ पर दाब और बल, इसमें जो सूत्र बन रहा है, जो संबंध है, उसको हमें परिभाषा सहित समझाना है। ठीक है, तो यहाँ सीधी सीधी हमें दाब की परिभाषा लिखनी है। तो देखो दाब किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। यानी पहले परिभाषा को समझो। परिभाषा क्या है? जैसे मान लो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो हमें इतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं लेना है, हमें एकांक क्षेत्रफल लेना है। तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इतना क्षेत्रफल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और इस क्षेत्रफल को मैं दबा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? एकांक क्षेत्रफल लिया और इस पर बल लगाया। तो एकांक क्षेत्रफल पर भी लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। यही दाब की परिभाषा है। ठीक है, तो दाब का सूत्र क्या बना? तो आपने क्या किया कि भाई ये क्षेत्रफल लिया और इस पर क्या लगाया? बल लगाया, है ना। और क्षेत्रफल कैसा है? एकांक है। कैसा है? एकांक है। तो जो एकांक होता है वो हमेशा कहाँ आता है? नीचे आता है। जब परिभाषा में हम एकांक शब्द का यूज करते हैं तो उसको बट्टे के नीचे लिखते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, और इस क्षेत्रफल पर हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, तो बल ऊपर आएगा। तो ये जो परिभाषा बनेगी वो किसकी बनेगी? दाब की परिभाषा बनेगी। ठीक है, तो वापस इस परिभाषा को पढ़ लेते हैं। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं और इसका सूत्र क्या बना? अर्थात दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। अब अगर इसका मुझे मात्रक लिखना हो तो देखो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन। बट्टा क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी मीटर की घात 2। तो इसका दाब का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। ठीक है, या इसे हम पास्कल भी कहते हैं। या तो इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोलो या इसको पास्कल बोलो। ये दोनों ही क्या है? दाब के मात्रक है। प्रश्न 20 है उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। ठीक है, तो घर्षण हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। इन दोनों चीज़ों को हमें समझाना है। तो देखो यहाँ उत्तर है घर्षण शत्रु है। कारण, घर्षण शत्रु है, इसका क्या कारण है? तो पहला है घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। जब आप चप्पल पहनते हो और बार बार चलते हो तो आपकी चप्पल क्या होती है? घिस जाती है। ठीक है, तो ये घिस क्यों रही है? घर्षण के कारण ही घिस रही है। तो ये हमारा शत्रु है। दूसरा है घर्षण के कारण वाहनों के टायर खराब हो जाते हैं। भाई आपके बाइक के जो टायर है वो 10-15 साल में इतने घिस जाते हैं कि उनको हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये किस कारण घिस रहे हैं? ये भी घर्षण के कारण घिस रहे हैं, इसलिए ये हमारा शत्रु है। तीसरा है घर्षण के कारण मशीनें गर्म हो जाती है और गर्म होकर खराब भी हो सकती है, इसलिए ये हमारा क्या है? शत्रु है। अब घर्षण मित्र भी है। क्यों? तो देखो पहला कारण है घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। देखो अगर घर्षण नहीं होता ना तो हम कभी भी चल नहीं पाते। तो अगर हम सही तरीके से चल पा रहे हैं, डांस कर पा रहे हैं, हिल डुल पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? घर्षण ही है। ठीक है। दूसरा है घर्षण के कारण ही माचिस जलती है। तो अगर कोई भी चीज़ जलानी है तो उसमें घर्षण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर माचिस नहीं जलेगी तो हमारे बहुत सारे काम जो है वो रुक जाएंगे। तो ये चीज़ भी किससे होती है? घर्षण से ही होती है, इसलिए ये हमारा क्या है? मित्र है। घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, ये भी घर्षण के कारण ही बने हैं। तो ये हमारा क्या है? मित्र है। इन सभी बिंदुओं के कारण हम कह सकते हैं कि घर्षण मित्र तथा शत्रु दोनों हैं। अब प्रश्न 21 है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला है सुचालक पदार्थ और दूसरा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी दोनों की परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो सुचालक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन होता है विद्युत के सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। तो ये तो इसको समझाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आसान है। फिर अगला है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसको समझना।
तो किसी चालक द्रव में, है ना, यानी ऐसा द्रव लेना है जिसमें विद्युत का चालन हो, ऐसा द्रव लेना है, ठीक है। तो किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, एक पात्र लेना है, ठीक है, और इस पात्र के अंदर हमें ऐसा द्रव डालना है, ठीक है, जिससे कि क्या हो, विद्युत का चालन हो। इसके साथ हम क्या करेंगे, तार लेंगे, तार का एक सिरा इस द्रव में डुबा देंगे, दूसरा सिरा भी इसके द्रव में डुबा देंगे। फिर तार के एक सिरे को हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे और दूसरे सिरे को हम बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे। आप चाहो तो इसमें स्विच यानी कि कुंजी भी लगा सकते हो। जब आप कुंजी को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे, ठीक है, तो इस परिपथ में क्या करेगी, विद्युत धारा बहेगी, क्योंकि जो द्रव हमने लिया है वो विद्युत का चालन करता है। तो जब ऐसा आप करोगे तो इस द्रव के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ही हम कहेंगे कि यह विद्युत धारा का क्या है, रासायनिक प्रभाव है। यह चीज जो है विद्युत धारा का क्या है, रासायनिक प्रभाव है, ठीक है। प्रश्न 22 है, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। यानी आप अपने नेत्रों को किस प्रकार उसकी देखभाल करोगे, उसके लिए 2 सुझाव बताने। तो पहला सुझाव है, हमारे नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए तथा दिन में 2 या 3 बार नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। दूसरा है, पाठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। यानी जो भी चीज़ हम पढ़ लिख रहे हैं उसको ना तो आंखों के ज़्यादा नज़दीक से पढ़ना है, ना ज़्यादा आंखों से दूर पर पढ़ना है। ऐसी सामान्य दूरी पर हमें उसको पढ़ना है ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। तो ये हमारे नेत्रों की देखभाल के लिए 2 उपाय हो जाएंगे। अब देखो प्रश्न 23 जो है वो 8 नंबर का है, यानी ये निबंधात्मक प्रश्न है और ये अथवा में पूछे जाएंगे। यानी इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, तो जो भी आया आपको करना है। हम हर बार क्या करेंगे, 23 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न में 3 प्रश्न है, उसमें अ है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। ब है, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। और स है, मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। तो हम अ सॉल्व कर लेते हैं। अ है, सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम। तो पहला नियम है, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, ये पहला नियम है, ठीक है। कभी भी हमें शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। दूसरा है, चलते समय या वाहन चलाते समय सदैव बाईं ओर रहना आवश्यक है। यानी बाईं ओर आपको चलना चाहिए, बाईं ओर आपको रहना चाहिए, ये दूसरा नियम हो जाएगा। फिर देखो इसी में ब क्या था, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। तो आपको ऐसे लाइन खींच के अंतर बताना है, ठीक है। तो बाह्य निषेचन में क्या होता है, यह निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक में निषेचन। जबकि आंतरिक निषेचन क्या होता है, यह निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य और गाय में निषेचन, ठीक है। दूसरा अंतर हो जाएगा, नर तथा मादा युग्मक अधिक संख्या में बनते हैं। यानी जो ये बाह्य निषेचन होता है, इसमें चाहे नर हो या मादा हो, इनके जो युग्मक है ना, शुक्राणु और अंडाणु, वो अधिक संख्या में बनते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन में नर युग्मक अधिक संख्या में होते हैं लेकिन मादा युग्मक कम संख्या में होते हैं। तो ये 2 अंतर हो जाएंगे। उसके बाद स जो था वो मानव कर्ण का नामांकित चित्र था, तो वो आप अपनी बुक में देखना और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो प्रश्न 24, ये भी अथवा में है, तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। तो हम ये ऊपर वाला कर लेते हैं और ये प्रश्न भी हमारा 8 नंबर का है। तो पहला प्रश्न है इसमें, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का महत्व क्या है वो समझाना है। ब है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखो पहले हम संतुलित आहार के बारे में बता देते हैं। तो ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो संतुलित आहार कहलाता है। यानी ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश, है ना। तो हम जो भोजन करते हैं अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है तो वो आहार हमारा क्या होगा, संतुलित आहार होगा। तो ये आपके संतुलित आहार की परिभाषा हो गई।
इसके आगे आपको लिखना है ये पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि है। ठीक है, अब इसका क्या महत्व होगा, तो देखो भोजन में आवश्यक पोषक तत्व या आवश्यक पोषक पदार्थों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इन्हीं से हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास होता है। यानी हमारे शरीर का लगातार विकास करना है या उसकी वृद्धि करनी है, तो उसके लिए हमें संतुलित आहार करना बहुत आवश्यक है। तो ये पार्ट अ का आंसर हो गया। अब पार्ट ब हमारा क्या था कि बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, इसको उदाहरण से समझाना है। ठीक है, तो देखो बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे यदि हम एक फूले हुए गुब्बारे को हथेलियों के मध्य दबाएं तो उसकी आकृति बदल जाती है। यानी गुब्बारे को अगर दबाएंगे तो आकृति बदल जाएगी, यानी कि बल द्वारा हम वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर देखो दूसरा है किसी गेंद को दबाने पर उसकी आकृति में भी उसकी आकृति भी बदल जाती है। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना। प्रश्न 25 है तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए, यह किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। दूसरा प्रश्न है इसमें परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, चित्र बनाकर समझाइए। तो देखो चित्रों की बात है तो चित्र आप अपनी बुक में देखकर बना लेना। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कि आपको उत्तर में लिखना क्या है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे जिसमें से मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ। ठीक है, तड़ित चालक क्या है पहले हम ये समझाते हैं। तो देखो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। यानी जो बिजली की गर्जना होती है उस गर्जना ये हमारे ऊपर ना पड़ जाए, जिसे हम तड़ित झंझा कहते हैं। तो तड़ित झंझा से बचने के लिए ये युक्ति हम अपने भवनों के ऊपर लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं, तो देखो इसके लिए जब किसी भवन का निर्माण करते हैं तब उसकी दीवारों में भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है तथा दूसरे सिरों को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। जब तड़ित झंझा होती है तो भवन के विद्युत चालक से आवेश जमीन में चले जाते हैं और भवन को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यानी कि इसका चित्र आप बुक में देख लेना, मैं ऐसे ही समझा लेता हूँ। जैसे ये भवन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक धातु की छड़ लेंगे जो इस भवन की लंबाई से अधिक होगी। तो मान लो ये जो छड़ है वो यहाँ पर हमने इस भवन पर ऊपर की तरफ इस प्रकार से लगा दी, और इसकी जो एक डंडी है पूरी छड़ जो है वो इसकी दीवार की सहायता से कहाँ आ जाएगी, जमीन के नीचे आ जाएगी, और जमीन के नीचे हम बहुत गहराई तक इसको लगा देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर किसी प्रकार का तड़ित होगा यानी बिजली गिरेगी और तड़ित झंझा होगा तो ये जो बिजली है, जैसे मान लो इस मकान पर गिर रही है तो ये मकान में उस चीज को ढूंढेगी जहाँ पर धातु होगा। तो ये बिजली जो है वो इस धातु पर गिरेगी, और इस तड़ित में क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो ये आवेश क्या करेंगे, इस धातु की सहायता से कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। तो इस मकान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। फिर देखो परावर्तन के 2 प्रकार को हमें समझाना था चित्र से, तो चित्र आप बुक में देख लेना। परावर्तन 2 प्रकार का होता है, पहला है नियमित परावर्तन, ठीक है, और दूसरा है विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है तो इनका परावर्तन निश्चित दिशा में होता है, जैसे दर्पण पर परावर्तन। यानी अगर किसी समतल दर्पण पर हम प्रकाश की किरणें आपतित करते हैं तो परावर्तन उसका क्या होता है, निश्चित दिशाओं में होता है। इसी को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि विसरित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो इनका परावर्तन भिन्न भिन्न दिशा में होता है, जैसे मिट्टी पर होने वाला परावर्तन। मान लो यहाँ पर ये खुरदरी जगह है यानी मिट्टी है, और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद इसकी जो दिशा होगी वो निश्चित नहीं होगी। जैसे कुछ किरणें ऐसे आएगी तो कुछ किरणें यूँ चली जाएगी, कुछ किरणें टकरा कर यूँ चली जाएगी। तो इन सभी किरणों का जो परावर्तन है वो एक निश्चित दिशा में नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर पूरा सॉल्व हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।